हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तर मौर्य राज्य, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ये जो है आज इसका पार्ट 4 है। जो इसके 3 पार्ट्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं। मैं कहूँगी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। पीजीटी हिस्ट्री या कह सकते हैं एमए के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस आप वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और पार्ट 4 से जो है इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जो आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो पहले के पार्ट आप देख लेना, और जो देख चुके हैं उनकी अब रिवीजन हो जाएगी कि हमने पीछे क्या पढ़ा। उत्तर मौर्य राज्य, जिसमें आपको मैंने शुंग वंश, कर्णम वंश, हिंद यूनानी वंश, शक वंश, पल्लव वंश, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। ये जो है आपका सीरीज में भी आ जाता है। आपको ये भी याद रखना है कि अंतिम मौर्य साम्राज्य जो था आपका मौर्य साम्राज्य, उसके पतन के बाद जो था आपका अंतिम जो शासक था वो कौन था? वो आपका था बृहदत्त। इसकी जो हत्या की गई थी, ठीक है। और ये किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और शुंग वंश की ही इसने स्थापना की थी। और ये ब्राह्मण जाति से कैसा था? ये ब्राह्मण जाति से था, भारद्वाज जाति के ब्राह्मण थे, ठीक है ना। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? गंगा नदी से लेकर नर्मदा नदी तक ये फैला हुआ था, ठीक है। फिर मैंने आपको इसके बाद जो है पुष्यमित्र शुंग की जो है कहानी बताई कि कैसे कैसे उसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, ठीक है। यवनों के आक्रमण से भी उसने हमारे देश को सुरक्षित रखा था। संस्कृत को उसने राजभाषा का दर्जा दिया था। फिर इसके बाद जो है पुष्यमित्र शुंग के बाद उसका पुत्र आ जाता है अग्निमित्र, और ये बनता है शासक। और कहते हैं कि पुराणों के अनुसार जो है शुंग वंश में कुल आपके 10 शासक थे। पहला आपका था पुष्यमित्र शुंग, फिर था आपका अग्निमित्र, फिर था देवभूति। ये आप जो क्रम है याद रखना। कालिदास का नाटक के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें अग्निमित्र और मालविका के जो प्रेम संबंधों का हमें इसमें पता लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसने भी, अग्निमित्र ने अपने ही जो है पिता के भांति जो है ब्राह्मण धर्म को सर्वोपरि रखा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आपकी जो मैंने आपको बताया था कि पुष्यमित्र के समय उपलब्धियां कौन कौन सी थी, इसने कैसे कैसे काम किए, इसने भाषा में कैसे विकास किया। पतंजलि, ठीक है, विद्वान था पतंजलि, इसी समय हुए थे। पुस्तक आई थी मनुस्मृति, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और इसमें जो मेन काम किया गया था, रामायण और महाभारत का अंतिम भाग भी इसी वंश में ही लिखा गया था। और शुंग वंश के जो शासक थे वो कला के बहुत ज़्यादा पोषक थे। मौर्य काल के जितने भी स्तूप थे इन्होंने उसकी क्या करवाई थी? मरम्मत करवाई थी। सांची के स्तूप को भी इसने दुगना करवाया। ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। फिर इसके बाद आपका आता है कर्णव वंश, और इसमें मैंने आपको जो कहा था कि ये सीरीज़ बच्चे सब याद कर लेना। देवभूति की हत्या हुई, फिर उसके बाद वसुदेव, फिर उसके बाद भूमिपुत्र, फिर रहा नारायण, फिर रहा सुशर्मन। और इनका जो टोटल टाइम पीरियड भी मैंने आपको बताया था, 45 साल तक जो है इस कर्णव वंश ने जो है हमारे यहाँ पर राज किया था। फिर इसके बाद मैंने आपको हिंदू यूनानी के बारे में बताया कि बैक्टीरिया कौन सा था, एक बहुत ज़्यादा उपजाऊ प्रदेश था, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको जो है इसके बाद इसकी कहानी बताई थी, वो आप जो है देख लेना। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो है आपका मिनांडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मिनांडर सबसे प्रसिद्ध जो था एक इंडो बैक्टीरिया यानी कि हिंदू यूनानी शासक था। और इसने कौन से भाग को जीता? गुजरात और गंगा यमुना के मध्य भाग को जीता। और मिनांडर को हम मिलिंद के नाम से भी जो है जानते हैं, ठीक है। और इसकी जो है एक मिलिंद पन्हो है, एक बुक है, इस पे जो दिखाया गया है कि इसने एक वार्तालाप की थी। किससे की थी? मिनांडर ने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु था एक नागसेन, उससे जो है इसने मिलिंद पन्हों में ये चीज़ दिखाई गई है कि इसकी वार्तालाप उससे हुई थी। और जो 500 दरबारियों आए थे, इसके 500 दरबारियों के साथ इसने जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। इसकी मृत्यु, फिर इसके बाद शक वंश आ जाते हैं जिनको आप क्षत्रप कहते हो। शक से क्षत्रप, लियाक मतलब लायक था, लियाक वहाँ का पहला क्षत्रप था, और उत्तराधिकारी उसका पाटिक था। तो ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। आप देख लेना वीडियो में। पल्लव वंश के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, इसे भी देख लीजिएगा। फिर आपको कनिष्क के शासनकाल की बहुत अच्छी अच्छी बातें मैंने बताई थी पार्ट 2 में, जब हम आ गए थे। संयुक्त त्रिपटक का जो मैंने आपसे नाम लिया था, ठीक है। हेनसांग के विवरण थे, और राजतरंगिणी का मैंने आपसे जो है वार्तालाप करी थी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कनिष्क के गुरु जी का क्या नाम था? पार्श्व था, ठीक है। और इसने चौथी बौद्ध सभा का भी आयोजन किया जिसमें 500 बौद्ध भिक्षुओं ने बहुत ज़्यादा भाग लिया था। और
जो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। ये मेन पॉइंट्स है बच्चे, मैं सब आपको यही वही याद करवा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा मेन है। हाईलाइट जो किया हुआ है, जो वीडियो में बताया हुआ है, वो तो आपको करना ही है सब, ठीक है। और वसुमित्र के अलावा और कौन कौन थे, अश्वघोष भी था, नागार्जुन भी था, पार्श्व भी था। फिर आपको सब कुछ मैंने बताया कि कैसे 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 इसको बौद्ध धर्म का विश्वघोष जो है किसे कहा जाता है, महाविभाज को कहा जाता है। फिर समय अनुसार भी इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है बौद्ध धर्म में, कैसे कैसे मूर्ति पूजा जो है इसमें शुरू हो चुकी थी। मूर्ति जो पूजा शुरू हुई थी वो हुई थी महात्मा बुद्ध जी की, भक्ति भावना और बौद्धिज्म की यहाँ पे पूजा बिल्कुल आरंभ हो गई थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मूर्तियाँ बननी शुरू हो गई थी। और इसके बाद फिर मैंने आपको ये बताया था कि कनिष्क ने किस तरह विदेशों में प्रचार किया था, बौद्ध विहारों का बहुत अच्छे से निर्माण करवाया, बताया आपको कि पेशावर में करवाया, तक्षशिला में करवाया, मथुरा में करवाया, कश्मीर में भी करवाया। इन सभी जगह जो है कनिष्क ने स्तूपों और विहारों का बहुत अच्छे से जो है विहार निर्माण करवाया था। कला द्वारा भी प्रचार प्रसार किया, बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताया था गांधार कला शैली, इसे ज़रूर याद रखना, ठीक है। साहित्य द्वारा भी इसने प्रचार प्रसार किया, इसमें जो विद्वान थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, अश्वघोष थे, नागार्जुन, वसुमित्र, ये बहुत अच्छे अच्छे विद्वान थे। और इनकी जो सारी कृतियाँ हैं, ये सारे काव्य हैं, ये सारे आपको जो है याद रखने हैं, ठीक है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं, वो आप सब देख ही रहे हो, साहित्य से भी किए, विदेशों में जाके किए, ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं को मिलाकर सब कुछ, मतलब सब कुछ किया। अश्वघोष जो कहते हैं ना कि कनिष्क की जो तुलना की जाती है अशोक से की जाती है, ये नहीं है, बिल्कुल सही है ये बात, ठीक है। और अश्वघोष जो बहुत ही अच्छे विद्वान थे, दार्शनिक भी थे, नाटककार भी थे, ठीक है। इसमें आपको मैंने बताया कि अश्वघोष की जो प्रसिद्ध रचना थी उसका नाम था बुद्ध चरित, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो इसकी तुलना की जाती है इस बुद्ध चरित्र की किससे की जाती है, जो वाल्मीकि जी की रामायण है उससे इसकी जो है तुलना की जाती है। और इत्सिंग एक नाम है, चीनी यात्री है, याद रखिएगा, चीनी यात्री, इसने इसकी बहुत ज़्यादा, इस काव्य की, बुद्ध चरित्र की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है। और सोदरानंद भी आपने दूसरा नाम है, ध्यान रखना है, ये दूसरा महाकाव्य है अशोक आपका अश्वघोष का, ठीक है। नागार्जुन की अब हम बात करते हैं। फिर मैंने आपको दार्शनिक है, बहुत अच्छा है, इसको भारत का आइंस्टाइन कहते हैं। माध्यमिक सूत्र है इसकी बुक का नाम। वसुमित्र जो है बहुत अच्छा दार्शनिक था, चौथी महासभा का ये अध्यक्ष था। चरक के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि राजवेद था और इसने चरक संहिता लिखी थी। अन्य विद्वान भी जो हैं इसमें आए थे, ठीक है। एक कनिष्क का इंजीनियर था, इसका था यूनानी अगिशल, ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे। और इसके बाद कनिष्क और कला के बारे में हमने पढ़ा कि मूर्ति कला, स्थापत्य कला, तक्षण कला, बहुत ज़्यादा विकास हुआ। गांधार कला के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको। फिर मैंने आपको बताया कि जो इसकी तुलना की गई है, बुद्ध के अतिरिक्त जितने भी यहाँ पे देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई गई हैं इस शैली में, इस गांधार कला शैली में जो भी महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बनी हैं, तो उसकी जो तुलना की गई है वो यूनानी देवता अपोलो की मूर्तियों से काफ़ी समानता रखती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जब ये सारा सामान कौन कौन सा जो है यूज़ कर रहे थे मूर्तियाँ बनाने में, काले स्लेटी पत्थर, भूरे पत्थर, चूने, पक्की मिट्टी, ठीक है, याद रखेंगे किस किस चीज़ का यूज़ हो रहा था और कैसी कैसी जो है मूर्तियाँ बनाई जा रही थी। फिर हमने बात करी थी मथुरा कला की, मथुरा कला के भी कैसे कैसे इसमें विकास हुआ। लाल पत्थर का जो है इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। और जो ये लाल पत्थर मिला है ये कहाँ से मिला है, सिकरी नामक, कहाँ से मिला है भाई, सिकरी नामक स्थान से ये हमें मिला है। मथुरा ब्राह्मण, जैन, बौद्ध तीनों धर्म का ये जो था केंद्र था, ब्राह्मण का भी था, जैन का भी था, बौद्ध का भी था, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद आपको वास्तुकला के बारे में बताया कि एक विशाल विहार संघाराम का निर्माण भी करवाया। संघाराम किस नाम से जाना जाता है, ये कनिष्क चैत्य के नाम से जो है प्रसिद्ध है और ये शाहजी की ढेरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। और इस विहार की किसने प्रशंसा की थी, फायान ने और हेनसांग ने, याद रखिएगा। फिर उसके बाद मैंने आपको मुद्रा कला के बारे में बताया कि जो काफ़ी मात्रा में सोना भारत आया था और पहला जो है आया जिसने स्टार्ट किया था वो किया था विम कैटफिसिस ने, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी से ही जो है स्वर्ण मुद्राओं का बहुत ज़्यादा निर्माण होने लग गया। फिर मैंने आपको कनिष्क और बौद्ध धर्म की महायान शाखा के बारे में बताया था कि हीनयान का मतलब क्या होता है, हीनयान का मतलब होता है छोटा चक्र और महायान बड़ा चक्र। हीनयान में कैसे बंधे थे भाई, कट्टर थे, और महायान में बहुत ज़्यादा ब्रॉड थे, तो ऐसे करके बताया आपको। चलिए ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। फिर चतुर्थ बौद्ध सभा, फिर इसके सिद्धांत, महाबुद्ध जो महात्मा बुद्ध जी हैं उनको देवता मानना शुरू कर दिया महायान वालों ने, इनका बौद्ध में विश्वास हो गया, स्वर्ग में विश्वास हो गया, मूर्ति पूजा हो गया, आत्म मतलब जो भी चीज़ें हैं जो आज हम देखते हैं उस चीज़ में महायान में जाके बहुत ज़्यादा ये विश्वास करने लग गए थे। महायान का महत्व ये सब आपको मैंने करवा दिया था। शासन प्रबंध,
हमने कनिष्क का शासन प्रबंध भी पढ़ा और उसमें मैंने आपको ये बताया कि इसने जो अपना साम्राज्य है इसको बहुत अच्छे तरीके से विभिन्न इसने प्रांतों में बांटा है और उस चीज़ का जो प्रचार प्रसार किया है वो विदेशों में भी जाके इस चीज़ का प्रचार प्रसार किया है। ये एक महान विजेता थे, कनिष्क बहुत अच्छे विजेता थे। समुद्रगुप्त का ये जो हमें स्मरण करवाती है, ठीक है। इसके बाद जो है कुशल प्रशासक भी था, बिल्कुल था, सब कुछ था, ठीक है। धर्मपरायण शासक था। ये सब जो है पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे से मैंने जो है पिछली वीडियोस में करवा दिए हैं। इसके बाद कनिष्क के उत्तराधिकारी आते हैं जिसका नाम आपको है वशिष्क हुविष्क। इसने जुष्क जो है एक क्या कहते हैं जुष्कपुर नामक एक नगर का इसने निर्माण करवाया था और राजतरंगिणी में इसको जुष्क मिलता है। इसका नाम क्या मिलता है? जुष्क मिलता है। किसका? वशिष्क का। फिर हुविष्क आता है, फिर वासुदेव प्रथम आता है, ठीक है। ये आपको बताया। फिर आपको ये भी बताया कि प्रवृत्ति कुषण जो जितने भी शासक थे उनका जैसे कहते हैं ना कि पतन शुरू हो गया था और उसके बाद जितने भी आए थे इतने ना कहते हो कि अच्छे नहीं थे उत्तराधिकारी जैसे वो थे, ठीक है। फिर सातवाहनों के बारे में हमने पढ़ा। सातवाहनों के विषय में हमने पढ़ा कि वायु पुराण में इस वंश को क्या कहा गया है? आंध्र कहा गया है। फिर क्वेश्चन आया कि सातवाहनों की जाति कैसी है? कुछ ब्राह्मण मानते हैं, कुछ क्षत्रिय मानते हैं, ठीक है। एक अच्छी रिवीजन हो रही है आपकी बच्चे। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था, ठीक है। और इसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें कृष्ण के जो है नासिक अभिलेख से मिलती है, ठीक है। और सिमुक का भाई का नाम क्या था? कृष्ण था। और नासिक में भी एक गुफालेख मिलता है, ठीक है। और 18 वर्ष तक जो है इसने शासन किया है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये जो है कृष्ण की तो है दक्षिणापति, ठीक है। और जो नागनिका है जो इसकी श्री शातकर्णी की जो पत्नी है नागनिका, ठीक है, उसकी जो उसने बताया है अपने पति को दक्षिणापति। तो ये मैंने आपको वीडियो में बताया था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री शातकर्णी या शातकर्णी प्रथम जो है वो शासक बना था। वो सिमुक का क्या था? पुत्र था। और ये अभिलेख जितने भी है, हाथी गुम्फा अभिलेख, सांची अभिलेख, नानाघाट अभिलेख, नानाघाट किसका है? नागनिका का, इसकी पत्नी का, ठीक है। और क्या क्या उसने कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसने श्री शातकर्णी ने कितनी बार जो है अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया है? 2 बार किया है। ये एक क्वेश्चन जो है आपका बन रहा है, तभी जो है ज़्यादा फोर्स कर रही हूँ। हाथी गुम्फा अभिलेख में हमें क्या पता लगता है कि राज्य की पूर्वी सीमा जो है कलिंग शासक था खारवेल की सीमा से लगी हुई थी। राजधानी इस खारवेल की क्या थी? प्रस्थान थी। तो याद रखना है आपने। और इसके बाद जो है सातवाहनों का पुनरुद्धार होता है। फिर आपकी आते हैं गौतमी पुत्र शातकर्णी। ये जो गौतमी पुत्र शातकर्णी है ये 23वां शासक था। कह सकते हो ये इसको सातवाहन वंश का ये पुनरुद्धार इसको कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी जो जानकारी हमें मिलती है ये इसका वशिष्ठ पुत्र पुलुमामी, इनके पुत्रों का भाई नाम याद रखना। और नासिक अभिलेख में इसकी उपलब्धियों का हमें जो है वर्णन मिलता है, ठीक है। कि इसकी जो शक विजय हैं शक विजय ये आज हमने करना है पार्ट 4 में। यस, ये पार्ट 4 में आज हमने ये करना है, ठीक है। चलिए इतनी हमारी रिवीजन हो गई है और बहुत अच्छा लगा आपके साथ रिवाइज करके। मुझे उम्मीद है कि ये रिवीजन आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो चलिए आज की जो है वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। देखिए सातवाहनों का पुनरुद्धार है। गौतमी पुत्र शातकर्णी आ गया था। ये जो गौतमी पुत्र जो शातकर्णी था, शातकर्णी ही बोलूँगी मैं, शातकर्णी था, ये आपका 23वां शासक था, ठीक है। ये कौन सा था? सातवाहन वंश का 23वां शासक था। और इस वंश का बहुत ही कहूँ बलशाली पराक्रमी शासक था। अपनी प्रतिभा से, शौर्य से, सैनिक से, मतलब ये जितना भी पीछे जितना भी कुछ मैसअप हुआ है इनके साथ तो शातकर्णी ने संभाल लिया है। इसे सातवाहन वंश का क्या कहते हैं? पुनरुद्धारक भी इसको कहते हैं, ठीक है। और ये शासक कब बना था ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। गौतमी पुत्र शातकर्णी शासक कब बना था? तो ये 106 ईसा पूर्व में जो था शासक बना था, ठीक है। दक्षिण भारत के इतिहास में उसके शासन का जितना भी हमें चीज़ें मिलती है वो उसके पुत्र का नाम है वशिष्ठ पुत्र पुलुमामी। क्या नाम है? वशिष्ठ पुत्र पुलुमामी। पुत्र है, ध्यान रख लेना। ये गौतमी है, ये वशिष्ठ है, इतना याद कर लेना, इतना ही बहुत है। शातकर्णी और पुलुमामी भी याद हो जाता है तो वो भी बेटर है, ठीक है। तो इसके पुत्र का नाम है वशिष्ठ पुत्र पुलुमामी के नासिक अभिलेख। इसका क्या अभिलेख था? नासिक अभिलेख से हमें जो है इसकी उपलब्धियों का, किसकी उपलब्धियों का? गौतमी पुत्र शातकर्णी की उपलब्धियों का हमें उल्लेख मिलता है जो कि इस प्रकार है। विजय, शक विजय जो है इसने करी थी। गौतमी पुत्र शातकर्णी ने
महाराष्ट्र में शकों को पराजित किया था। शातकर्णी ने शकों को पराजित किया था और अपने वंश की इसने पुनः स्थापना की थी। ठीक है, और इसके बाद क्या किया इसने, जो अवंती और सौराष्ट्र के जो शक थे ना उनको अपने अधीन कर लिया था। इसके बाद उसने पश्चिमोत्तर भारत के जो शक थे, यवन थे, पल्लव थे, उनको भयभीत किया, मतलब उनको डरा दिया बुरे तरीके से इस गौतमीपुत्र शातकर्णी ने। गौतमीपुत्र की इन विजयों का विवरण उसके पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलुमामी के नासिक अभिलेख में मिलता है, नासिक गुहा लेख में मिलता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस अभिलेख में उसे शहरात वंश का विनाशक, ये सब बच्चे ध्यान रखना है आपको, इस अभिलेख में इसे क्या कहा जाता है, इसे शहरात वंश का विनाशक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, शहरात वंश का विनाशक कहा जाता है। और सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करने वाला, यानी सातवाहन कुलस्पति पनकरस। ठीक है, थापनकरस। ठीक है, कुले सप्ती थापनकरस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसको ये कहा जाता है। और नासिक जिले से प्राप्त सिक्कों से भी सिद्ध हो जाता है कि शक शासन नहपान को गौतमीपुत्र ने पराजित किया था। एक और सोर्स मिल गया है जहाँ से हमें पता लगता है, एक तो ये तो है नासिक गुहा लेख में मिलता है। ठीक है, जितनी भी गौतमीपुत्र की विजय हुई हैं उसका उल्लेख हमें नासिक गुहा लेख में मिलता है। एक जो शक शासक था, क्योंकि इन्होंने शकों को ही हराया था, शातकर्णी शत अभी अभी आपको मैंने बताया है, और अवंती और सौराष्ट्र के शकों को भी इसने अपने अधीन किया है। एक शक शासक था जिसका नाम है नहपान। इसने क्या किया था, इसने गौतमीपुत्र को पराजित किया था और शहरातों में शकों पर गौतमीपुत्र की विजय जो है प्रमाणित हो जाती है। दो सोर्स हमें पता लग गए कि इसने ये काम किया है। अन्य विजयों के बारे में पढ़ लेते हैं। नासिक प्रशस्ति से पता लगता है कि जो गौतमीपुत्र शातकर्णी ने शकों के अलावा अपने अन्य प्रदेशों को भी जीता था और अपने इसने राज्य का विस्तार किया था। और ये जो प्रदेश थे वो कौन कौन से थे, ये थे आपके असिक, अश्मक, मूलक, सुराष्ट्र, कुकर, विदर्भ, ठीक है, अपरांत, आकर। ये आपने याद रखने हैं। एक बार दोबारा आपको करवा रही हूँ। आसिक, अश्मक, मूलक, सुराष्ट्र, कुकर, विदर्भ, अपरांत, आकर। तो ये इसकी अन्य विजय रही हैं। साम्राज्य विस्तार इसने किस तरह किया है, तो गौतमीपुत्र शातकर्णी ने एक विशाल राज्य की स्थापना की है। कैसे की है वो देखते हैं। उसका राज्य दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर उत्तर में सौराष्ट्र, ठीक है, एवं मालवा तक, और पूर्व में विदर्भ से लेकर पश्चिम में कोंकण तक फैला हुआ था। एक बार इसको अपनी कॉपी में लिख लेना बच्चे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा विस्तृत था इसका टाइम पीरियड। पराजय कैसी हुई है, अभिलेख और साहित्यिक दोनों ही साक्ष्यों से सिद्ध होता है कि उसने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले ही गौतमीपुत्र को शकों के हाथों पराजित होना पड़ा था। ठीक है, गौतमीपुत्र को होना पड़ा था पराजित कुछ ही टाइम पहले। और शक शासक, ये जो हमें जानकारी मिलती है, शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें इस चीज़ की जानकारी मिलती है कि रुद्रदामन ने शातकर्णी को 2 बार जो है पराजित किया था। कितनी बार किया था, 2 बार किया था। परंतु उसने अपनी पुत्री कादर्मक का विवाह गौतमीपुत्र शातकर्णी के जो पुत्र था वशिष्ठ पुत्र पुलुमामी, याद आ गया पुत्र का नाम, तो इससे जो है इसकी शादी करवा दी थी। ठीक है, रुद्रदामन की बेटी का क्या नाम था, कार्दमक। ठीक है, और इसकी जो शादी होगी थी वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी से होगी थी। अब ये वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी कौन है, ये गौतमीपुत्र शातकर्णी का पुत्र है। और रुद्रदामन ने गौतमीपुत्र शातकर्णी को 2 बार हराया है। और हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, हमें मिलती है भाई जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। एक बार वीडियो को दोबारा देखना, घबराना नहीं है, उसको लिखना, उसको रीड करना, याद हो जाएगा। कुशल शासन प्रबंधक था ये शातकर्णी, बहुत ही अच्छा एक विजेता कुशल शासन प्रबंधक भी था। ठीक है, प्रजा का दुख अपना दुख ये समझता था और वो बहुत हल्के कर भी लगाता, टैक्स लगाता था वो। अपराधियों के साथ ये उदारता का व्यवहार करता था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। न्याय व्यवस्था इसकी बिल्कुल ही नरम थी। अपनी प्रजा के आनंद के लिए वह उत्सव और समाज का जो है प्रबंध करता था। नासिक जिले में उसने वेनकटक नामक नगर का निर्माण कराया था। इम्पॉर्टेंट है ये कि किस नगर का जो है निर्माण करवाया था, वेनकटक।
कहाँ करवाया था? नासिक जिले में। किसने करवाया था? गौतमीपुत्र शातकर्णी ने। ठीक है, तो देखो 3 क्वेश्चन तो यहीं बन गए आपके। व्यक्तित्व कैसा था? इस चीज़ की जानकारी जो हमें मिलती है, बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व का था ये, शरीर भी हष्ट-पुष्ट था। नासिक अभिलेख में उसके द्वारा दिए गए दानों का विवरण मिलता है। चीज़ें कहाँ मिल रही हैं? नासिक अभिलेख में। नासिक अभिलेख में हमें उसके द्वारा दिए गए दानों का विवरण मिलता है। यद्यपि कह सकते हैं कि वह वैदिक धर्म का अनुयायी था और वो सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब इसकी जो है मृत्यु की बात कर लेते हैं। इसकी जानकारी भी हमें जो है नासिक अभिलेख से मिलती है। ठीक है, और 24वें वर्ष का था, 24 वर्ष तक इसने शासन किया था। ठीक है, और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 106 से लेकर 130 ईस्वी तक जो है इसने शासन किया था। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो इसका पुत्र आ गया भाई वशिष्ठ पुत्र पुलुमामी। ठीक है, तो ये आ गया भाई, पुलमावी आ गया है, पुलमावी आ गया है, या पुलवामी जो भी कह लो, पुलमावी है ये। मैं तो वशिष्ठ पुत्र याद रखती हूँ। ठीक है, तो गौतमी पुत्र की जो मृत्यु के बाद उसका लड़का आ गया, वे वशिष्ठ पुत्र आ गया है। पुराणों में से पुलोमा कहा गया है। और रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख था जिसमें 2 बार अब इसके जो है पिताजी को हराया गया था। ठीक है, और कान्हेरी अभिलेख में इस शासक के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि बेटे की भी जानकारी मिलती है और पिताजी की भी जानकारी मिलती है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। क्योंकि जो वशिष्ठ पुत्र है ना, तो इसका दामाद ही लगा ना, क्योंकि इसने अपनी बेटी की शादी करवा दी थी, तो इसमें ससुर का भी पता लग गया, सबका पता लग गया। ठीक है, ये याद रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़ अभिलेख हो गया, कान्हेरी अभिलेख हो गया। इस शासक के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं। क्या कि भाई इसने अपनी कन्या का विवाह करवाया था। कान्हेरी अभिलेख में उसे पुलुमावी को महाक्षत्रप और रुद्रदामन का दामाद कहा गया है। कान्हेरी अभिलेख में ये अभिलेख भी याद रखना है कि पुलुमावी को क्या कहा गया है? महाक्षत्रप कहा गया और रुद्रदामन का दामाद। आपको मैंने अभी अभी बताया है। अपने पिता की तरह ही पुलुमावी माँ कौशल योग्य शासक था। इसको आप दक्षिणा पथपति या दक्षिण पथेश्वर भी इसको कहा गया है। और इसने जो सातवाहन राज्य था उसका बहुत अच्छे से राज्य का विस्तार इसने किया है। इसके जो सिक्के मिले हैं, पुलुमावी के जो सिक्के मिले हैं, ये हमें चेन्नई में भी मिले हैं, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और सातवाहनों की जो नौ शक्ति है उसका बहुत अच्छे से विकास भी हुआ है। ठीक है, और इसने एक नवनगर नामक नगर की भी इन्होंने स्थापना की है। और अमरावती जो स्तूप है उससे संबंधित स्थापत्य कला का भी इन्होंने बहुत अच्छे से अपने टाइम में बहुत अच्छे से विकास किया है। अमरावती स्तूप का 154 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करेंगे हम यज्ञश्री शातकर्णी की। ये जो था ये अंतिम महान शासक था और गौतमी पुत्र के बाद ये 35वां इसको कहते हैं भाई, ये शासक था। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और इसके बाद सभी प्रदेशों को जीत लिया इसने भाई, बड़ा पराक्रमी शासक था और शकों ने उसके पूर्वजों से छीन लिया था। उसके सिक्के कहाँ कहाँ थे? सिक्के इसके गुजरात में थे, काठियावाड़ में थे, पूर्वी और पश्चिमी मालवा, मध्य प्रदेश में हो गया, आंध्र प्रदेश में इसके सिक्के मिलते हैं। और शक सिक्कों का जो अनुकरण करके इसने अपने सिक्के डलवाए थे, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके सिक्कों पर हमें और क्या क्या मिलता है? हमें इसमें मछली, जहाज और शंख के चित्र मिलते हैं कि इससे पता लगता है कि उसका साम्राज्य समुद्र तक था। ठीक है, ये चीज़ ये अपना माइंड सेटअप कर लेना। अगर ये चीज़ मिलती है ना सिक्कों पर, तो ये इससे अंदाज़ा लगा लेते थे कि इनकी सीमा कहाँ तक थी। ठीक है, और जो राज्य की सीमाएं थी ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक ही विस्तृत थी, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इसके बाद जो है सातवाहनों का पतन शुरू हो गया था। यज्ञश्री शातकर्णी के बाद सातवाहन साम्राज्य बिल्कुल पतन की ओर हो गया था। पुराणों में से विजयनंद श्री पुलुमावी चतुर्थ नामक राजाओं का उल्लेख मिलता है, ध्यान रखना है। शकों और सातवाहनों में बहुत लंबे टाइम तक युद्ध चलता रहा और आप देख भी रहे हो कौन किसको पराजित कर रहा है। और सातवाहनों की शक्ति एक टाइम पे कमज़ोर हो गई थी। भारत के पश्चिम भागों में जो है आभीरों की प्रबल शक्ति का उत्थान हो रहा था। एक जाति है, सातवाहनों को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची आभीर। दक्षिण में आपके इक्ष्वाकु और पल्लवों ने भी अपनी शक्ति का बहुत ज़्यादा विस्तार कर लिया था और सातवाहनों के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह कर दिया और संत राज्यों की इसने स्थापना कर ली। यज्ञश्री के बाद जब केंद्र शक्तिहीन हो गया तो यह वंश अनेक उपशाखाओं में बहुत ज़्यादा विभाजित हो गया था। तो शक्ति तो कमज़ोर होनी थी कि एक टाइम पे आप साथ में काम कर रहे हो और आप अलग अलग हो गए हो। और जिस समय सातवाहन राज्य आपसी संघर्ष में था तो उसी समय दक्षिण भारत में क्या हो रहा था? वाकाटकों, याद रखना भाई, वाकाटकों के रूप में एक नई शक्ति का जो है उद्भव हो रहा था
और वाकाटक लोगों ने ही सातवाहनों के विनाश के गर्त में धकेल दिया था। इन्होंने ही धकेला है भाई, याद रखना, बहुत बहुत हटके थे बंदे, तो इन्होंने ही इनको धकेला है। और इसके क्या हुआ कि जो सातवाहन राज्य है वो बिल्कुल पनप ही नहीं सका। तो ये कुछ कारण थे कि सातवाहनों का पतन कैसे हुआ। तो आज जो है ये आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। पार्ट 4 था ये, और अच्छे से हमने रिवाइज भी कर लिया है। और इसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो कैसा लगा सेशन? अच्छा ही लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। रेड बटन ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।